अभी एक लेख पढ़ रहा था, आज ही आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में था। तो उसमें जर्मन एम्बेसडर और ब्रिटिश और एक और, तीन ने मिलके लिखा है। तो पुतिन को खूब खरी खोटी सुनाई है उसमें। और ऐसे में हम फुल स्टेट लेवल सेरेमनी दे रहे हैं उन्हें। तो पश्चिम में थोड़ी नाराजगी तो इंडिया को लेके है, नई दिल्ली को लेके है कि पुतिन वॉरमोंगर हैं और आप उनके साथ जो है गलबहियाँ कर रहे हैं। उसके बावजूद हम उनकी परवाह तो कर नहीं रहे हैं, बुला ही रहे हैं। तो क्या होने जा रहा है? क्या हम रूस के साथ और गहरे स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं? हमारे रिश्ते पुराने हैं ही, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आप मुझे कुछ बातें बता रहे थे, मैं चाहता हूँ तो आप बताएं ही। जी। लेकिन या फिर हम ये माने अभी कि हम अमेरिका को थोड़ा समझाने के लिए, दिखाने के लिए रूस के साथ ये सब बहुत बस अभी कर रहे हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उनके क्लोज जा रहे हैं, जैसे थे बस वैसे ही हैं। नहीं, देखिए, रूस के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, कई बार जो पश्चिमी के देश हैं उसको नहीं समझते हैं। पश्चिमी के देशों का मानना है कि चूंकि भारत का रिश्ता रूस से सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि रूस डिफेंस सप्लाई करता है, मिलिट्री डिफेंस पे हमारा डिपेंडेंस है एक तरह से। अभी भी 60-65% जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं हम रूस से ही मंगाते हैं, बाकी देशों की तुलना में अगर करूँ तो। हाँ, ये ज़रूर है कि अब फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल इत्यादि से हमने डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन हमारा डिपेंडेंस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है रूस पे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन भारत और रूस के रिश्तों को समझना पड़ेगा। तो आप हम पे अगला सवाल इतिहास पे भी पूछ लीजिएगा। ये जुड़ा हुआ इतिहास है में इसमें जाऊंगा क्योंकि बाकी लोग वो नहीं बता पाएंगे जो शायद मैं आपके इसके साथ बात साथ कर ही पाऊँ। नत्थी है वो सवाल। जी। लेकिन पहले अटैच्ड है, पूछिए पहले आप, अभी आपका बताइए आप। कंटेम्प्रेरी जो अभी वाला हाँ सवाल है वो बता दूं। हाँ। तो देखिए, जो बैलेंसिंग एक्ट की बात करते हैं ना, तो आप यह मानिए कि अगर मान लीजिए कि जो जर्मनी बोल रहा है, फ्रांस के जो एम्बेसडर बोल रहे हैं, उनकी बात को मान लें और अपने संबंध रूस के साथ खराब कर लें। अब जरा काउंटर फैक्टर्स बोला जाता है कि थोड़ा सा एक ऑल्टरनेटिव सोचिए क्या होगा फिर। शतरंज के गेम में आप अपनी चाल को केवल नहीं देखते हैं, आप दूसरा क्या चल रहा है वह भी तो आप देखेंगे ना। तो आप ये सोचिए कि अगर रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो आगे क्या होने वाला है। आगे यह होगा कि ये पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तीनों साथ में आ जाएंगे। और ये सारे कॉन्टिनेंटल पास हैं, आपके नेबरिंग पास हैं। ये अमेरिका जैसा वहाँ पे पैसिफिक ओशन में नहीं है। तो ये आपके नेबरिंग पावर हैं, ये सारे आपके पास में आ जाएंगे, ये सारे आपके अगेंस्ट में पॉलिसीज़ परस्यू करना शुरू कर देंगे। ये आपको पाकिस्तान से लेके जो वेस्ट एशिया के देश हैं, ईरान से लेके सेंट्रल एशिया के देश हैं, टर्की तक, यहाँ पे आपकी एंट्री बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो जियोपॉलिटिकली हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूस को अपने साथ रखना। मैं जियोपॉलिटिकल लार्जर पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। और इसको जो पश्चिमी देश हैं, जर्मनी के एम्बेसडर और फ्रांस के एम्बेसडर और यूके के एम्बेसडर जो लिखते हैं, उनको यह पता नहीं। और उनको भारत का इतिहास भी नहीं पता। मैं बता दूं कि जो लोग, आपके जैसे लोग जो जानते हैं इतिहास को, जो यहाँ के सेंटिमेंट को समझते हैं, वो पॉपुलर सेंटिमेंट यहाँ पे जो इमर्ज किया है वो कोई सोवियत यूनियन के टाइम पे भी नहीं किया। एग्जैक्टली। उसका एक इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है। और इतिहास में बताऊं कि इतिहास में जाऊं मैं आपके। अरे प्लीज जाइए, बहुत समय। तो इतिहास की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे देखिए जो क्या हो रहा था कि एक तो कि नितिन सबसे पहले जो रूसी एक जो ट्रैवलर हैं वो आते हैं। आप कभी 3-4 पेज का आप उसका राइटअप है, वो डायरी लिखते थे और डायरी खो गया था और बाद में जाके किसी ने डिस्कवर किया, एक दूसरे रशियन ऑथर ने, तो फिर उसकी डायरी पब्लिश है। तो उस समय से बहमनी एम्पायर में आए थे और ट्रैवल करके, जर्नी ऑफ 3 सीज अंग्रेजी में, जो तो उसको आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें से शुरुआत होती है। और उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश का टाइम था। तो ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ कि रूस में जारिस्ट एम्पायर था और जारिस्ट एम्पायर एक बहुत बड़ा थ्रेट के रूप में था जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके लिए। उसको लगता था कि जो रूस है जिस ढंग से सेंट्रल एशिया के देश को आ गया है तो अफगानिस्तान को क्रॉस करेगा। और उस समय तक पाकिस्तान और भारत एक ही थे देश, कॉलोनियल इंडिया में एक ही थे, तो पेशावर तक के पहुंच जाएंगे और वहाँ पे फिर हमारी टेरिटरी। तो रूस का जो थ्रेट था जारिस्ट एम्पायर का, वो काफ़ी ज़्यादा था ब्रिटिश एम्पायर में। तो ब्रिटिश एम्पायर ने क्या किया कि ब्रिटिश एम्पायर ने एक नेचुरल जो एक कंटिन्यूटी था, जो हमारा जो कल्चरल इंट्रैक्शन सिल्क रूट के माध्यम से या फिर लैपिस लुजली रूट के माध्यम से जो हो रहा था, उसको उसने रोक दिया और एक अफगानिस्तान में बफर स्टेट वहाँ पे क्रिएट किया। और उसमें उसके चक्कर में 3 वॉर हुए वहाँ पे। पपेट रेजिम ब्रिटिश लाने की कोशिश करता था शाह शुजा इत्यादि के माध्यम से, और फर्स्ट अफगान वार, सेकेंड अफगान वार, थर्ड अफगान वार ब्रिटिश इंडिया के साथ हो रहा है। तो उस समय जो ब्रिटिश है उन्होंने जो नेचुरल इंट्रैक्शन था वो होने से रोक दिया, क्योंकि उसको रूस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे रोकना था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे बोल्शेविक आ जाते हैं रूस में। और बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन होता है तो उससे रूस को और भी ज़्यादा डर लगने लगा। उसको लगा कि जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ हैं ये भारत में स्प्रेड हो गए। इंग्लैंड को लगने लगा डर, ब्रिटेन को, आप रूस बोले। हाँ, ब्रिटिश एम्पायर को, माफ़ कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रिटेन का जो एम्पायर था, जो ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, तो उसको काफ़ी वहाँ पे डर लगने लगा।
उसको लगा कि ये सारे जो हैं ऑलरेडी हमारे यहाँ रिवोल्यूशनरी थे, और जैसे कि जो शौकत उस्मानी या फिर जो कानपुर कॉन्स्पिरेसी, एम एन रॉय इत्यादि, या फिर भगत सिंह भी, ये सारे जो रिवोल्यूशनरी थे उन पे ऑलरेडी कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस था, और उनको लग रहा था कि ये सारे जो इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो फिर हमारी समस्या बढ़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि रूस के इन्फ्लुएंस को यहाँ पे, रूस के जो इंटरेक्शन था उसको यहाँ पे पूरी तरह से आइसोलेट करने की कोशिश किया। लेकिन इसके उल्टा क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि जो भारत के जो क्रांतिकारी हैं या भारत में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो वहाँ के आइडिया से इन्फ्लुएंस होते ये जा भारत रहे की बात की लीडरशिप भी 47 वाली भी। हैं। मैं बताऊं, अब हाँ, नेहरू, गांधी, टैगोर, आप भारत के 3 इंपॉर्टेंट लीडर हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे तो गांधी किससे प्रभावित थे? टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, और उनके द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू जो प्रभावित था, जो पीस की बात कर रहे थे। और टॉलस्टॉय फार्म जो साउथ अफ्रीका में वो इस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद जो अहिंसा इत्यादि की बात करते हैं, जो लव के माध्यम से एनिमी को हराने की बात करते हैं, तो काफ़ी हद तक टॉलस्टॉय। तो रूस का इन्फ्लुएंस गांधी पे आपको दिख रहा है वहाँ पे। नेहरू तो जानते हैं कि नेहरू जी, आपको शायद पता होगा कि नेहरू जी जब गए थे, जो वहाँ पे जो 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का, उस समय जाते हैं और काफ़ी प्रभावित होते हैं वहाँ पे। वहाँ का जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पे इक्वालिटी है, वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वर्किंग क्लास का जो वहाँ पे कंट्रोल बढ़ा है, और तो इन सारी चीज़ से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसके बाद एक किताब भी लिखते हैं, सोवियत रसा ग्लिम्सेस करके है वो, तो आप उसको आप एक बार देखिएगा। उसमें क्या है कि उनके जो आर्टिकल्स यहाँ पे लिखे थे तो उसको उन्होंने कंपाइल किया है एक बुक के फॉर्म में 1929 में, तो वो लिखा था। उसके बाद 1930 में फिर रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे जाते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर वहाँ पे जाते हैं, और उसके बाद जब आते हैं तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर रसियार चिट्ठी, जो कि बंगाली में लिखा था, उन्होंने चिट्ठी लिखे थे, उन्होंने लेटर्स लिखे थे अपने फ्रेंड्स को, और वो लेटर बाद में पब्लिश होता है। तो उस लेटर्स में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे वो इम्प्रेस होते हैं वहाँ के एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन से, वहाँ पे प्रभावित होते हैं वहाँ के एजुकेशन में जो आम लोगों को जिस ढंग से मिल रहा है। लेकिन जो वो एक इंडिकेट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे नेहरू काफ़ी ज़्यादा प्रभावित दिखते हैं, लेकिन टैगोर जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे जो इंडिविजुअलिज्म है, जो इंडिविजुअल जो एक फ्रीडम होना चाहिए, उसको वहाँ पे जो सोशलिज्म में स्टेट के लिए उसको समर्पित कर दिया गया, उसको सरेंडर कर दिया गया, और इससे वहाँ पे तानाशाही के पनपने की संभावना है, ये वहाँ पे बोलते हैं वो। और नेहरू तो वहाँ से प्रभावित थे। उसके बाद यहाँ पे 5 ईयर प्लान इत्यादि जो करते हैं, बिल्कुल वहाँ से तो आप गांधी, नेहरू, टैगोर, ये तीनों तो आपको देख रहे हैं कि उसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ब्रिटिश ने रोकने की कोशिश की, और हमारे जो फ्रीडम देश फाइटर्स आज़ाद होते ही तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया। और ये तो केवल मैं जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर कम्युनिस्ट पार्टी की एम एन रॉय की बात करें, कर्मनाल से जुड़ा हुआ है। एम एन रॉय ने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सेटअप किया था, वो तो भारत में हुआ ही नहीं था। वो तो 1920 में ताशकंद में, वो तो ताशकंद में हुआ था, ताशकंद। उसके बाद 24 में एक उसका भारतीय चैप्टर वहाँ पे होता है। शौकत उस्मानी, एम एन रॉय इत्यादि बहुत सारे लोग थे। और एम एन रॉय और लेनिन का तो डिबेट है कि सोवियत यूनियन की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, किस हद तक जो नेहरू इत्यादि जो कि बुर्जुआ जिसको मानते थे, तो बुर्जुआ पार्टी को, बुर्जुआ कैपिटलिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो लेनिन बोले कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि ये सब इंपीरियल के अगेंस्ट में, जो ब्रिटिश एम्पायर उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। एम एन रॉय का मानना था कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें केवल कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये एक डिबेट भी है लेनिन के साथ। तो ये, और कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक नेटवर्क था जो कि सोवियत यूनियन से लिंक था, लेकिन उसको स्टालिन नहीं सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सोशलिज्म इन वन कंट्री वहाँ पे चल रहा था। और उसके बाद अब सोवियत पीरियड की बात करें तो फिर क्रुश्चेव आते हैं। सोवियत पीरियड में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें, अगर मुझे 2 मिनट आप देंगे तो सोवियत यूनियन में क्या होता है कि देखिए, क्रुश्चेव जब आते हैं इंडिया में 1955 में आते हैं, और वो आते ही नहीं है, वो दिल्ली नहीं आते हैं, कश्मीर भी जाते हैं, और कश्मीर में जाके वो डिक्लेयर करते हैं 1955। याद रखिए, आपका केस जो है वो वहाँ पे यूएन में जा रहा है। नेहरू ने वहाँ पे भेजा है कश्मीर का केस को। भारत के साथ पहला जो पाकिस्तान के साथ एक युद्ध था वो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि अभिन्न अंग है कश्मीर भारत का। कोई भी दूसरा देश आज तक किया है क्या, मुझे बता दीजिए। चाहे वो फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, या जूते जापान की बात करें, नहीं किया है। तो ये क्रुश्चेव 1955 में करते हैं। तो पहला, उसके बाद क्या करते हैं कि यूएन में जो वोटिंग होता है सिक्योरिटी काउंसिल में सोवियत पीरियड में, तो उसमें सारे वोटिंग में एक ही कंट्री है जो कि भारत के फेवर में वोट करता है, वो है सोवियत यूनियन। तो वो होता है। उसके बाद क्या होता है कि भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में। और जब युद्ध होता है तो भारत को भी डर था, और चीन भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चूंकि कम्युनिस्ट कंट्री था चीन, तो उसको लग रहा था कि शायद सोवियत यूनियन चीन को सपोर्ट करे। 1962
उसमें युद्ध नहीं हुआ था चीन का रूस के और साथ। रूस का। हाँ, तो 1962 में ये लग रहा था कि कहीं रूस ने, लेकिन उसमें सोवियत यूनियन ने एक न्यूट्रल पॉलिसी रखी और कहीं ना कहीं कोशिश किया कि युद्ध नहीं हो। तो उससे चीन को काफ़ी दुख पहुंचा। चीन को लगा कि अरे हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, ये हमारा कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि सोवियत यूनियन वहाँ पे न्यूट्रल हो, लेकिन न्यूट्रल हुआ तो ये भारत के फेवर में गया। उसके बाद लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उसके बाद क्या होता है कि आपका भिलाई स्टील प्लांट और जो आपका दूसरे जो स्टील प्लांट्स इत्यादि, आपका आईआईटी मुंबई, ये सारे वेल ओएनजीसी में भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। तो जो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियल एक डेवलपमेंट होता है और नेहरू ने जो जिसकी कोशिश की थी, तो एक तो वो हेल्प सोवियत यूनियन से मिली। वो सोवियत यूनियन से मिला, तो उसमें कोई ब्रिटेन और अमेरिका नहीं आ रहा था भारत के सहयोग के लिए। तो इस कारण से जो एक सेंटिमेंट था वो काफ़ी फेवरेबल होता गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है 1971, जब आपका बांग्लादेश को इशू को लेकर पाकिस्तान से वार हो रहा था। उस वार में अमेरिका ने क्या बोला कि हम अपना 7th फ्लीट हाँ इंडियन ओशन में भेज रहे हैं। ये तो आप यहाँ का भारत का बच्चा जानता है, और सारे लीडर भी आपको क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा, हमें भी पढ़ाया गया। बिल्कुल। तो उस समय जो एक एग्रीमेंट होता है और 7th फ्लीट, और उसके बाद रूस बोलता है कि मैं भी अपना न्यूक्लियर सबमरीन व्लादिवोस्तोक से भेज रहा हूँ सर इसके लिए। तो उसके बाद ये रुक जाता है। अब जो अमेरिकन इंटरवेंशन की जो संभावना बन रही थी वो रुक गई, वो हमेशा न्यूट्रलाइज की। तो ये आपका हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री को ना तो जो जर्मनी और यूके के एम्बेसडर जो आर्टिकल लिख रहे हैं वो यहाँ पे एक एंटी रशिया नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनको हिस्ट्री नहीं पता है। जो पब्लिक सेंटिमेंट यहाँ पे जो रशिया के फेवर में है, एक तरह से ऑब्लिगेटेड भी फील करता है कि रशिया अगर क्राइसिस में है तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। एक लार्जर जनरल सेंटिमेंट है, उसका कोई रीजन नहीं।